दोस्तों नमस्कार, आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर स्वागत है। तो हमारे YouTube चैनल पर क्लास 12 बायोलॉजी का जो आपका पहला चैप्टर होता है वो आपका स्टार्ट हो चुका था, जिसके अंतर्गत अभी तक हम लोगों ने लेक्चर नंबर फर्स्ट को देखा था। और लेक्चर नंबर फर्स्ट में हम लोगों ने बेसिक सी चीज़ों को देखा था, जिसमें सबसे पहला टॉपिक आपका था जीवन काल के बारे में। उसके बाद में फिर हम लोगों ने जनन के बारे में समझा था। उसके बाद में फिर हम लोगों ने जनन के उद्देश्य के बारे में समझा था। ठीक है, तो अगर आपने पहले लेक्चर को नहीं देखा है तो आप लोग जरूर जा करके उसे भी देखिएगा। और साथ ही में जो आपका आज ये लेक्चर नंबर सेकंड होने वाला है, इसे भी आप लोग वीडियो के अंत तक बने रहकर देखिएगा, क्योंकि ये जो आपका लेक्चर जो होने वाला है काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है। ठीक है, तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले यानी कि लेक्चर 2 स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि यदि आपको क्लास 12 बायोलॉजी की पूरी तैयारी करनी है 2024 बोर्ड एग्जाम के लिए, तो आप लोग हमारा टॉपर ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। इसका चार्ज मात्र 100 रुपीज़ है, जिसमें आप लोग क्लास 12 बायोलॉजी के ऑल चैप्टर्स के नोट्स मिलेंगे, साथ में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर वगैरह भी देखने को मिलेगा। ठीक है, जिसको भी ज्वाइन करना है आपको डिस्क्रिप्शन में मेरा व्हाट्सएप नंबर मिल जाएगा, आप लोग मुझसे कॉन्टैक्ट करके वहाँ से ज्वाइन कर सकते हैं। यदि वहाँ पर आपको कोई भी समस्या होती है तो आप लोग यहाँ पर स्क्रीन पर नंबर देख सकते हैं, मैं आपको यहाँ पर नंबर लिख करके बता देता हूँ। इस प्रकार से आप इस नंबर पर आप लोग मैसेज करके टॉपर ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, क्या हो जाता है नंबर 9793440081। इसी पर आप लोग मैसेज करेंगे और टॉपर ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, चार्ज मात्र 100 रुपीज़ है, जिसमें पूरे साल के लिए आपको PDF वगैरह सारी चीज़ें मिलती रहेंगी। तो चलिए अब हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं। आपका जो लेक्चर नंबर सेकंड होता है उसको हम लोग देखते हैं। और मैं एक बार फिर से मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जिसने भी अभी तक लेक्चर नंबर फर्स्ट को नहीं देखा था वो लोग जरूर देखिएगा उसे, उसके बाद में आप लोग इसको देखिएगा, ताकि आप लोगों को सारी चीज़ें बेहतर तरीके समझ में आए। ठीक है, तो जो लास्ट हमारा वीडियो था यानी कि लेक्चर नंबर फर्स्ट था, उसमें हम लोगों ने वीडियो को समाप्त किया था जनन के उद्देश्य को समझ कर। तो हम लोग उसी के आगे से आज की इस वीडियो में हम लोग स्टार्ट करेंगे। तो चलिए हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं और लेक्चर 2 को देखते हैं। ठीक है, तो लेक्चर 2 में हम लोग जनन के प्रकार से स्टार्ट करने वाले हैं। लेक्चर फर्स्ट में हम लोगों ने जनन के बारे में समझा था, उसके उद्देश्यों के बारे में भी समझा था। यदि हम लोग जनन की बात करें तो एक बार मैं फिर से आपको बता देता हूँ कि जनन क्या होता है, ताकि आप लोग को पुरानी जो चीज़ें हैं वो याद हो जाएं। ठीक है, तो जनन की यदि हम लोग बात करेंगे तो जनन का मतलब यही होता है, मोटे तौर पे आप लोग बता सकते हो कि अपने ही समान नए संतान को उत्पन्न करने की जो प्रक्रिया होती है उस प्रक्रिया को ही हम लोग जनन कहते हैं। और उसके बाद में फिर हम लोगों ने जनन के उद्देश्यों को देखा था पिछले वीडियो में, जिसमें हम लोगों ने आपको बताया था कि जनन का मुख्य उद्देश्य ये होता है कि वो संतान उत्पन्न करना ही जनन का मुख्य उद्देश्य होता है, जिसके कारण से जो भी व्यक्ति जनन करता है उसकी पृथ्वी पर जाति बनी रहती है। इसी की वजह से वो जनन करता है, चाहे आपके पेड़ पौधे हों, चाहे वो आपके जंतु हों, चाहे जो भी हो। यानी कि जो मनुष्य की बात कर लें तो यदि हम लोग जनन करना बंद कर देंगे तो धीरे धीरे करके हमारी जो जाति होगी पृथ्वी से समाप्त हो जाएगी। और यदि हम लोग लगातार जनन करते रहेंगे यानी कि संतान उत्पन्न करते रहेंगे तो लगातार पृथ्वी पर हम लोग बने रहेंगे। जैसा कि आप लोग पिछले उदाहरण में आप लोग समझ सकते हो कि कुछ ऐसे भी जंतु हैं जो इस पृथ्वी पर डायनासोर वगैरह हो गए, जो क्या हो गए, विलुप्त हो गए। उनका कारण यही था कि वो लोग जनन नहीं कर पाए और साथ ही में वो अपने पृथ्वी से विलुप्त हो गए। ठीक है, इस प्रकार से आपको ये सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी कि जो भी चीज़ें हमारी पृथ्वी में विलुप्त हो रही हैं, जो भी जंतु, जो भी पेड़ पौधे, वो सभी इसी की वजह से विलुप्त हो रहे हैं, क्योंकि वो नई संतान को नहीं उत्पन्न कर पा रहे हैं किसी भी कारणवश, जिसकी वजह से वो पृथ्वी से विलुप्त हो रहे हैं। ठीक है, तो वही चीज़ जनन होती है और जनन का मुख्य उद्देश्य यही होता है कि संतान उत्पन्न करना। ठीक है, जिससे उसकी जाति में वृद्धि होती रहे। तो जनन के उद्देश्य भी आप समझ गए होंगे। अब हम लोग बात करेंगे इस वीडियो में जनन के प्रकार के बारे में, यानी कि जनन के कितने प्रकार होते हैं। ठीक है, तो वैसे यदि हम लोग बात करें तो जनन का मुख्यतः 2 प्रकार होते हैं, जिसमें पहला प्रकार आपका हो जाता है अलैंगिक जनन और दूसरा प्रकार आपका हो जाता है लैंगिक जनन। अब ये अलैंगिक जनन क्या होता है, लैंगिक जनन क्या होता है, इसको भी समझना आपके लिए बहुत ज़्यादा जरूरी होता है। तो आइए अब हम लोग अलैंगिक जनन और लैंगिक जनन में क्या अंतर होता है उसको हम लोग समझने का प्रयास करते हैं। तो यहाँ पहला पॉइंट दिया गया है कि यह तीव्र गति से होने वाली क्रिया, यानी कि जो आपका अलैंगिक जनन होता है ये काफ़ी तीव्र गति से होने वाली क्रिया है, क्योंकि इसमें होता यह है कि एक ही जनक यदि चाहे तो नए संतान को उत्पन्न कर सकता है। इसीलिए हम लोग कह सकते हैं जो आपका अलैंगिक जनन होता है यह तीव्र गति से होने वाली क्रिया होती है। वहीं पर यदि हम लोग लैंगिक जनन की बात करें तो यह धीमी गति से होने वाली क्रिया होती है, क्योंकि इसमें होता यह है कि इसमें एक जनक नहीं, इसमें संतान उत्पन्न करने के लिए 2 जनक की आवश्यकता होती है। जैसा कि आप लोग जानते होंगे कि जो आपका इंसान होता है उसमें जो नए संतान को उत्पन्न करने में लगभग 9 महीने तक का समय लगता है। ठीक है, इस प्रकार से आपको समझना है, तभी आप लोग अच्छे तरीके से समझ पाएंगे कि जो मनुष्य होते हैं उनमें लैंगिक जनन होता है और कुछ पेड़ पौधे ऐसे हैं जिनमें अलैंगिक जनन होता है। ये चीज़ आपको यहाँ पर समझना है। ठीक है, तो इसमें क्या होता है अलैंगिक जनन में, इसमें एक जनन सहायता करता है, यानी कि एक ही जनक से नए संतान की उत्पत्ति हो जाती है, उसमें 2 जनक की आवश्यकता नहीं होती है। लेकिन यदि हम लोग लैंगिक जनन की बात करेंगे तो इसमें 2 जनक की आवश्यकता होती है। थर्ड पॉइंट इसमें दिया गया है कि इसमें युग्मक का निर्माण नहीं होता, यानी कि जो आपका अलैंगिक जनन होता है इसमें युग्मक के निर्माण की आवश्यकता नहीं होती है। वहीं पर यदि हम लोग लैंगिक जनन की बात करेंगे तो इसमें युग्मक निर्माण की आवश्यकता होती है। ठीक है, तो यहाँ तक आप समझ गए होंगे। हम लोग आगे बढ़ते हैं।
अगला पॉइंट इसमें दिया गया है, इसमें निषेचन नहीं होता, यानी कि जो आपका अलैंगिक जनन होता है इसमें निषेचन नहीं होता है, और जो आपका लैंगिक जनन होता है इसमें निषेचन होता है। काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रक्रिया हो जाती है निषेचन की, तो उसमें निषेचन आपका होता है, चीज़ आपको यहाँ पर याद रखनी है। वहीं पर यदि हम लोग बात करें लास्ट पॉइंट की, तो आप लोग बताओगे कि अलैंगिक जनन जो होता है इसमें क्लोन का निर्माण होता है, यानी कि जो संतान होती है वो एकदम अपने जनक के समान होती है, बिल्कुल भी उससे अलग नहीं होती है। लेकिन यदि हम लोग लैंगिक जनन की बात करेंगे तो ये इसमें क्लोन का निर्माण नहीं होता है, यानी कि संतान जो होती है वो अपने जनक से अलग होती है। ये चीज़ को आपको यहाँ पर समझना है। तो अलैंगिक जनन और लैंगिक जनन में आपने डिफरेंस को समझ लिया है। अब हम लोग अलैंगिक जनन के प्रकारों को समझेंगे, यानी कि अलैंगिक जनन कितने प्रकार का होता है, कौन कौन सी विधियाँ होती हैं जिससे अलैंगिक जनन होता है। तो सबसे पहले हम लोग अलैंगिक जनन के बारे में पूरा डिटेल समझेंगे, उसके बाद फिर हम लोग लैंगिक जनन की ओर चलेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग क्या पढ़ेंगे, अलैंगिक जनन के बारे में। तो यदि हम लोग अलैंगिक जनन के प्रकार की बात करें तो यह निम्न विधियों द्वारा होता है, यानी कि कुछ विधियां नीचे दी गई हैं, इन विधियों के द्वारा हम लोग अलैंगिक जनन करते हैं। इसमें लिखा गया है यह निम्न विधियां द्वारा होता है। पहला पॉइंट इसमें दिया गया, यानी कि पहली विधि दी गई है विखंडन, जिसे हम लोग इंग्लिश में कहते हैं फिजन। सबसे पहले हम लोग नाम को देख लेते हैं सारे, उसके बाद फिर हम लोग इसको डिटेल में समझेंगे। दूसरा इसमें दिया गया है मुकुलन, जिसे हम लोग इंग्लिश में कहते हैं बडिंग। तीसरा इसमें दिया गया है बीजाणु जनन, जिसे हम लोग स्पोर फॉर्मेशन कहते हैं इंग्लिश में। और चौथा इसमें दिया गया है खंडन, जिसे हम लोग इंग्लिश में फ्रेगमेंटेशन कहते हैं, और इसको हम लोग हिंदी में खंडीभवन भी कहते हैं, ठीक है। आपका जो पांचवा प्रकार है उसे हम लोग कहते हैं पुनरुद्भवन, जिसे हम लोग इंग्लिश में कहते हैं रीजेनरेशन। जिसमें जो आपका छठा जो प्रकार है वो आपका हो जाता है कायिक प्रवर्धन, जिसे हम लोग इंग्लिश में कहते हैं वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। तो इस प्रकार से सबसे पहले आप लोग इन सभी प्रकारों को अपनी कॉपी में नोट कर लीजिए। उसके बाद में फिर हम लोग नेक्स्ट पेज पर चलेंगे और इन सभी चीज़ों को डिटेल में समझेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, आप लोग इन सभी प्रकारों को, यानी कि जो छह प्रकार हैं, इन छह प्रकारों को आप लोग अपनी कॉपी में नोट कर लीजिए। उसके बाद फिर हम लोग नेक्स्ट पेज पर एक एक करके पूरी तरीके डिटेल में समझने वाले। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि इस पेज पर हम लोगों ने क्या क्या चीज़ को समझा है, वो सारी चीज़ें आप लोग अपनी कॉपी में नोट कर लीजिए। फिर हम लोग अगले पेज की ओर बढ़ते हैं, ठीक है दोस्तों। तो इतना आप लोग अपनी कॉपी में नोट कर लीजिए। आप लोगों ने अलैंगिक जनन के प्रकारों तक समझा था, अब उन प्रकारों को हम लोग डिटेल में पढ़ने वाले हैं, जिसमें आपका अलैंगिक जनन का जो पहला प्रकार है वो आपका हो जाता है विखंडन। तो क्या होता है विखंडन, आइए समझते हैं। यहाँ पर लिखा गया है, यदि जीवों का शरीर विभाजित होकर दो या दो से अधिक संततियों का निर्माण करता है तो इस क्रिया को हम लोग विखंडन कहते हैं। यानी कहने का मतलब ये है कि कोई भी जीव है, यदि वो विभाजित होकर दो या दो से अधिक संततियों का निर्माण कर देता है तो उस प्रक्रिया को हम लोग विखंडन कहते हैं। विखंडन कैसे होता है जीवों में, ये भी आपको समझना बहुत जरूरी हो जाता है, क्योंकि विखंडन में सबसे पहले क्या होता है, जो जीव होता है उसके अंदर जो केंद्रक पाया जाता है, सबसे पहले केंद्रक में विभाजन होता है, और जब केंद्र विभाजित होकर दो हो जाता है या दो से अधिक हो जाता है, तब उसके बाद में कोशिका द्रव्य का विभाजन होता है। इस प्रकार से दो या दो संततियों का निर्माण हो जाता है, ठीक है। तो इस प्रकार से आपको समझना है, और यह एक कोशिकीय जीव में मिलता है, यानी कि जो आपका विखंडन होता है एक कोशिकीय जीव में मिलता है, और एक जीव से कभी कभी दो जीव बन जाते हैं और कभी कभी उससे अधिक भी बन जाते हैं, यानी दो से अधिक भी जीव बन सकते हैं, यानी कि दो से अधिक भी जीव या संततियों का निर्माण हो सकता है, ठीक है। तो उसी को ध्यान में रखते हुए जो विखंडन होता है उसको हम लोगों ने दो भागों में विभाजित किया है, जिसमें जो आपका पहला भाग है उसे हम लोग कहते हैं द्विविखंडन। जैसा कि इसके नाम से ही क्लियर है, द्विविखंडन यानी कि दो जीवों का विखंडन। ये चीज़ आपको यहाँ पर समझना है कि यदि जीवों का शरीर विभाजित होकर केवल दो संततियों का निर्माण करता है तो उसे हम लोग द्विविखंडन कहते हैं। ये चीज़ आपको पता होगी, यहाँ पर इसके नाम से ही क्लियर है कि यदि जीव का जो शरीर है वो विभाजित होता है, यानी कि दो भागों में बढ़ जाता है और दो संततियों का निर्माण कर देता है, तो इस क्रिया को हम लोग द्विविखंडन कहते हैं। एग्जाम्पल के रूप में आप लोग अमीबा को देख सकते हो, जैसा कि अमीबा है, नीचे आप लोग इस प्रकार से देखेंगे क्या है, ये अमीबा है। तो अमीबा के मध्य में क्या है, केंद्रक है। तो केंद्रक सबसे पहले क्या होता है, वो लंबा हो जाता है इस प्रकार से। उसके बाद में फिर ये जो केंद्रक होता है ये दो भागों में बढ़ जाता है, इस प्रकार से आप लोग देखेंगे। उसके बाद में फिर जो आपका केंद्रक विभाजित हो जाता है, उसके बाद में फिर इन दोनों केंद्रक के मध्य में क्या होता है, कोशिका द्रव्य का विभाजन हो जाता है, और इस प्रकार से एक अमीबा से दो संतति अमीबाओं का निर्माण हो जाता है, ठीक है। तो इस प्रकार से आप समझ गए होंगे कि अमीबा में द्विविखंडन पाया जाता है और अमीबा में द्विविभाजन की अवस्थाएं इस प्रकार से हैं। इसे आप लोग अपनी कॉपी में नोट कर लीजिए। तो उम्मीद करता हूं आपको द्विविखंडन समझ में आ गया होगा। अब जो विखंडन का अगला प्रकार है उसका नाम होता है बहुविखंडन। जैसा कि इसके नाम से क्लियर है, द्विविखंडन में आपने देखा था कि जो अमीबा का शरीर था वो दो भागों में विभाजित हो रहा था, वहीं पर इसका नाम क्या है, बहुविखंडन। यानी कि यहाँ पर जाहिर सी बात है कि जो जीव होगा उसका शरीर कई भागों में विभाजित होगा, या फिर कह सकते हैं कि कई संततियों का निर्माण करेगा, दो से अधिक संततियों का निर्माण करेगा। यही चीज़ यहाँ पर दी गई है, यदि जीवों का शरीर विभाजित होकर अनेक संततियों का निर्माण करता है तो इसे हम लोग क्या कहते हैं, इसे हम लोग बहुविखंडन कहते हैं। एग्जाम्पल के रूप में आप लोग प्लाज्मोडियम देख सकते हो। प्लाज्मोडियम क्या होता है, इसमें आप लोग ध्यान देंगे
कि ये प्लाज्मोडियम आपका इस प्रकार से है और इसके मध्य में केंद्रक है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, इसके मध्य में ही, यानी कि कह सकते हैं प्लाज्मोडियम के अंदर ही सबसे पहले केंद्रक विभाजन होता है और बहुत सारे केंद्रकों का निर्माण हो जाता है, ठीक है। और वही जब केंद्रक जो होते हैं, जब अनुकूल समय आने पर जो आपका प्लाज्मोडियम होता है वो फट जाता है इस प्रकार से, और संतति कोशिकाएं जो होती हैं वो मुक्त हो जाती हैं और नए प्लाज्मोडियम का निर्माण करती हैं। इस प्रकार से आप समझ गए होंगे कि एक प्लाज्मोडियम से आप लोग इस प्रकार से देख सकते हैं बहुत सारी संतति कोशिकाओं का निर्माण हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ तक आप लोग को बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। तो इसे अपने आप लोग कॉपी में नोट कर लीजिए, उसके बाद में फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं, ठीक है। सबसे पहले आप लोग इसे अपनी कॉपी में नोट कर लीजिए यहाँ से। तो इस पेज पर हम लोगों ने सबसे पहले विखंडन के बारे में समझा, और विखंडन के बारे में मैंने आपको बताया कि इसमें क्या होता है कि जो जीव का शरीर होता है वो विभाजित होकर दो या दो से अधिक संततियों का निर्माण कर देता है। उसी में दो प्रकार हम लोगों ने समझे, जिसमें द्विविखंडन में ये ऐसा होता है कि जीव का शरीर केवल दो भागों में विभाजित होता है। एग्जाम्पल के रूप में आप लोग अमीबा को देख सकते हैं। और बहुविखंडन में ऐसा होता है कि जीव का शरीर अनेक भागों में विभाजित होता है, कह सकते हैं अनेक संततियों का निर्माण कर देता है। एग्जाम्पल के रूप में आप लोग देख सकते हैं कि इसको प्लाज्मोडियम में बहुविखंडन, ठीक है। तो जल्दी से आप लोग इतना नोट कर लीजिए, फिर हम लोग अगले पेज पर बढ़ते हैं और जो आपका दूसरा प्रकार हो जाता है अलैंगिक जनन का, उसको समझते हैं, ठीक है। तो हमारा जो दूसरा प्रकार है अलैंगिक जनन का, वो आपका हो जाता है मुकुलन, और मुकुलन को हम लोग इंग्लिश में कहते हैं बडिंग। तो क्या होता है मुकुलन, आइए उसको समझते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर दिया गया है मुकुलन के बारे में, यहाँ पर लिखा है कि इस क्रिया में जनक के शरीर पर कलिकाएं निकल आती हैं, यानी कि जो भी जनक होता है, कह सकते हैं जो भी जीव होता है, इस क्रिया के तहत जनक के शरीर पर क्या होता है, छोटा उभार निकल आता है, या फिर हम लोग कह सकते हैं कि उसके शरीर पर कलिकाएं निकल आती हैं, जो प्रारंभ में जनक के शरीर से जुड़ी रहती हैं, यानी जो कि शुरू में क्या होता है वो जनक के शरीर से जुड़ी होती हैं और बाद में अलग होकर नए जीव का निर्माण करते हैं। यानी सबसे पहले क्या होता है इस क्रिया में जो जनक होता है, जनक जीव होता है, उसके शरीर पर कलिकाएं निकल आती हैं, जो कि शुरू में जनक के शरीर से जुड़ी होती हैं, और जब अनुकूल समय आता है तो क्या होता है वो जनक के शरीर से अलग हो जाती हैं और नए जीव का निर्माण करती हैं, ठीक है। और इस क्रिया में बनने वाली कलिका को हम लोग मुकुल कहते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से आपको यहाँ पर ध्यान देना है, इसको कलिका भी कह सकते हैं और इसको मुकुल भी कह सकते हैं, ठीक है। और इस क्रिया में जो कलिका बनती है उसको ही हम लोग मुकुल कहते हैं या फिर हम लोग बड कहते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से आप समझ गए होंगे मुकुलन के बारे में। अब यहाँ पर मुकुलन के भी दो प्रकार होते हैं, तो उन दोनों प्रकारों को आइए हम लोग समझते हैं। तो पहला जो प्रकार है वो आपका हो जाता है बाह्य मुकुलन। तो क्या होता है बाह्य मुकुलन, आइए समझने का प्रयास करते हैं। इसमें लिखा गया है कि इस प्रकार के मुकुलन में जनक के शरीर के ऊपर कलिका या मुकुल का निर्माण होता है, यानी कि जो बाह्य मुकुलन होता है इसमें क्या होता है जनक के शरीर के बाहरी भाग पर क्या होता है कलिका या मुकुल का निर्माण होता है, जो जनक के शरीर से अलग होकर नए जीव का निर्माण करता है, ठीक है। ये चीज़ यहाँ पर आपको ध्यान देना है, और उसके उदाहरण में आप लोग बता सकते हैं हाइड्रा और ईस्ट। यहाँ पर आप लोग ध्यान दो, ये क्या है हाइड्रा में मुकुलन इस प्रकार से होता है। सबसे पहले क्या होता है हाइड्रा के शरीर के ऊपर इस प्रकार से आप लोग देखेंगे यहाँ पर एक उभार पाया जाता है इस प्रकार से, इसे हम लोग कलिका या मुकुल कहते हैं। यही उभार जो होता है वो आगे जा कर के नई हाइड्रा में बदल जाता है, और यही हाइड्रा फिर क्या होता है इसके शरीर से अलग हो जाता है और नए हाइड्रा का निर्माण कर देता है। तो इसी प्रकार से बाह्य मुकुलन होता है, और बाह्य मुकुलन की प्रक्रिया द्वारा हाइड्रा से नए हाइड्रा का निर्माण हो जाता है, ठीक है। तो ये चीज़ आप यहाँ पर समझ गए होंगे, तो इसे भी अपनी कॉपी में आप लोग जल्दी से नोट कर लीजिए। उसके बाद में फिर हम लोग अगले इसका जो दूसरा प्रकार है मुकुलन का उसको समझते हैं। तो जो आपका मुकुलन है उसका जो दूसरा प्रकार है उसे हम लोग कहते हैं आंतरिक मुकुलन। अब जो बाह्य मुकुलन था उसके बाहरी भाग पर क्या मुकुलन हो रहा था जीव के, लेकिन आंतरिक मुकुलन में इसके अंदर कह सकते हैं कि आंतरिक मुकुलन होता है, जीव के अंदर जो मुकुलन होता है उसे हम लोग आंतरिक मुकुलन कहते हैं। इस प्रकार के मुकुलन में जनक के शरीर के अंदर कलिका या मुकुल का निर्माण होता है, यानी कि जो आपका बाह्य मुकुलन था इसमें जनक के शरीर के बाहर कलिका या मुकुल का निर्माण हो रहा था, लेकिन आंतरिक मुकुलन में जनक के शरीर के अंदर कलिका या फिर मुकुल का निर्माण होता है, जो नए जीव के निर्माण करने में सक्षम होती है, जो कि आगे चल कर के नए जीव का निर्माण करने में सक्षम होती है। एग्जाम्पल के रूप में आप लोग बता सकते हैं कि स्पंज में इन संरचनाओं को हम लोग जेम्यूल कहते हैं, ठीक है। तो इतना आप लोगों को समझ में आ गया होगा। सबसे पहले हम लोगों ने इसमें क्या देखा इस पेज पर मुकुलन के बारे में। तो इस क्रिया में मैंने आपको बताया कि जनक के शरीर पर कलिकाएं निकल आती हैं, जो प्रारंभ में जनक के शरीर से जुड़ी होती हैं लेकिन बाद में अलग होकर नए जीव का निर्माण करती हैं। इस क्रिया में बनने वाली जो कलिका होती है उसको हम लोग मुकुल कहते हैं। मुकुलन आपका दो प्रकार का होता है, पहला बाह्य मुकुलन जो कि जीव के जो बाहरी भाग पर यदि मुकुल का निर्माण होता है, कलिका का निर्माण होता है,
तो उसे हम लोग बाह्य मुकुलन कहते हैं, जो कि आगे चल कर के अलग हो जाता है शरीर से और नए जीव का निर्माण कर देता है। हाइड्रा में और ईस्ट में ऐसा मुकुलन पाया जाता है। आंतरिक मुकुलन में हम लोगों ने देखा कि इसमें शरीर के अंदर जनक के शरीर के अंदर कलिकाय मुकुल का निर्माण होता है, जो कि नए जीव को बनाने में सक्षम होता है। ठीक है, तो इस प्रकार से आप समझ गए होंगे। तो इतना आप लोग अपनी कॉपी में नोट कर लीजिए। बाकी हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखने वाले हैं लेक्चर नंबर 2 जो था आपका समाप्त हो गया है। बाकी चीज़ें हम लोग लेक्चर नंबर 3 में देखेंगे। तो अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और इसी प्रकार के भी महत्वपूर्ण वीडियोज़ को पाने के लिए आप लोग हमारे चैनल से लगातार जुड़े रहिए। चलते हैं, जय हिंद।